Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका आज के टॉप 3 डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इस साल के अंत तक इसरो लॉन्च करने वाला है 5 और मिलिट्री सैटेलाइट, जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में यूज किया जा सकेगा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, 2019 शुरू होते ही इसरो ने 2 सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च किए थे। उसमें से एक सैटेलाइट को अपने एसेट के टेस्ट के दौरान मार गिराया था और दूसरा सैटेलाइट अभी वहीं पे है। और अब सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए इसरो तैयारी कर रहा है कि 5 और मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किए जाएं। इसमें से 4 RISAT सैटेलाइट्स होंगे और एक होगा आपका एडवांस कार्टोसैट 3। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इस RISAT सैटेलाइट के इमेज को यूज किया गया था सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के दौरान, और अभी जैसे मोहम्मद के कैंप्स पे अटैक करने के लिए इन्हीं सैटेलाइट के फुटेज जो कि इंडिया के स्पाइस मिसाइल में फीड किए गए थे, उसके डेटाबेस में लोकेशंस, और वो लोकेशन इसी कार्टोसैट 3 की थी। वैसे तो कोई भी स्पेस एजेंसी सिर्फ 1 या 2 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करती है एक साल में, लेकिन यहाँ पे इसरो हाल की कुछ कंडीशंस को देखते हुए और टेंशंस को देखते हुए, हमारे नेबर्स के बीच में इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसरो ने प्लान किया है कि वो 5 और मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इंडियन ओशन रीजन में भी इंडिया की नज़रें बनाए रखेगा। चाइना भी दूसरी तरफ इंडियन ओशन रीजन में अपनी बाहें फैला रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही भारत सरकार का कहीं ना कहीं फैसला है कि इसरो के द्वारा 5 और सैटेलाइट लॉन्च करवाई जाए। और इस बारे में बात करते हुए इसरो के चेयरमैन ने बताया कि हम प्लान कर रहे हैं कि तकरीबन 33 मिशन लॉन्च किए जाएं इस साल, जिसमें से PSLV C46 होगा, जो कि C45 का सक्सेसर है, जिसने अभी हाल ही में EMISAT को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे PSLV C46 जो कि यूज किया जाएगा RISAT 2B को लॉन्च करने के लिए, जिसे जून के 4th वीक में लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं पे PSLV C47 जो कार्टोसैट 3 को लॉन्च करेगा। और ये कार्टोसैट 3 इतना एडवांस है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से निगरानी बनाए रखेगा तो उसको 2 मीटर डिस्टेंस तक जूम करने में सक्षम होगा, जो कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है। मतलब आपके कार के नंबर तक जूम किए जा सकते हैं सैटेलाइट इमेज से, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे दुश्मन के बंकर्स को क्लियरली देखने में। तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए अभी बढ़ते हैं दूसरे डिफेंस न्यूज़ की तरफ। और आज के दूसरे डिफेंस न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं IAF के बियॉन्ड विजुअल रेंज स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी को, और उसी पे आजकल IAF अपनी तवज्जो ज़्यादा दे रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हाल के ही एक डॉग फाइट में कहीं ना कहीं IAF की BVR कैपेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े हुए हैं, और इन पे ये सवालिया निशान खड़े होने को आप गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि IAF के ज़्यादातर सुखोई फाइटर्स पे लदे BVR जैसे कि R27 और R77 अपने रिटायरमेंट के कगार पे हैं। ये काफ़ी पुराने हो चुके थे, जिनको अब IAF अपनी पूरी तवज्जो डाल के मॉडर्नाइज करने में लगी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ IAF की फ्लीट में एक और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल R73, जिसने अपना पहला F-16 किल क्लेम किया था, वो भी अपने रिटायरमेंट के दरवाजे पर खड़ा है। और उसको रिप्लेस करने के लिए IAF ने प्लान किया था कि वो यूरोपियन ASRAM ले, हाई कॉस्ट होने की वजह से। और दूसरी तरफ R73 का एक सक्सेसर मिल जाने से, जो कि K74M के रूप में था, और जिसके लिए IAF ये प्लान कर रही है कि कुछ अमाउंट में हम ASRAM लेंगे और कुछ अमाउंट में K74M लेंगे, जो कि क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स ये प्लानिंग कर रही है कि जितने भी फाइटर्स हैं उन सभी पे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाई जाएं, और मोस्ट ऑफ द फाइटर्स पे डर्बी और अस्त्रा मिसाइल्स होंगे। और इसी को लेके IAF ने अस्त्रा मार्क 2 के डेवलपमेंट पे भी जोर डालने को कहा है। तो आने वाले दिनों में इंडियन एयरफोर्स की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर फाइटर्स पे डर्बी और अस्त्रा मिसाइल तो रहेंगे ही, लेकिन अब हाल ही में IAF ये प्लान कर रही है कि मिराज पे भी मीटियोर को इंटीग्रेट किया जाए। और दूसरी तरफ सितंबर में आ रहे राफेल भी अपने साथ मीटियोर मिसाइल लेके आ रहा है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस इंडियन ओशन रीजन में इंडियन एयरफोर्स के बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी का मुकाबला कोई भी नहीं करने जा रहा है, चाहे वो चाइनीज PL-12 हो या फिर चाइनीज PL-15 हो। अभी इस मुकाबले में कोई भी मिसाइल नहीं है जो कि डर्बी, अस्त्रा और मीटियोर इन सभी के कॉम्बिनेशन से बने एक फाइटर जेट फ्लीट का मुकाबला कर सके। तो अभी IAF की पूरी तवज्जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी को बढ़ाने की ही है। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी डिफेंस न्यूज़ की तरफ। और आज की तीसरी डिफेंस न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान ने डीप कंसर्न जताया है इंडिया के एसेट टेस्ट के बाद स्पेस में फैले डेब्रिस के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक वैसा ही केस हो रहा है आजकल पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे दूसरी तरफ अमेरिका ने और स्पेशली नासा ने यह कंसर्न जताया था कि इंडिया द्वारा एंटी सैटेलाइट टेस्ट के बाद जो फैलाए गए डेब्रिस हैं, जो कि तकरीबन 400 से ज़्यादा की मात्रा में है,
और वो उनके स्पेस स्टेशन जिनकी दूरी तय की जाती है 330 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर के बीच में, और इन्हीं दूरी के बीच में यूरोपियन, रशियन और अमेरिकन स्पेस स्टेशन हैं। तो ये जो मलबा है ये वहाँ तक फैल चुका है, ऐसा मानना है नासा का, जिससे कि जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए रिस्क है वो 44% से ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी स्टेटमेंट को बीच में ही एक मंकी की तरह कैच करके यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना डीप कंसर्न जताया है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया के एसएट टेस्ट के बाद फैलाए गए डेब्रिस से कंसर्न है और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाए कि इस सब की शुरुआत हुई कहाँ से। क्या ये हमने पहली बार टेस्ट किया है? ऐसे टेस्ट तो बहुत कंट्रियों ने किया है। तब आपके कंसर्न्स कहाँ थे? और अगर इतना ही कंसर्न है तो क्यों नहीं एक स्पेस प्रोलिफरेशन ट्रीटी ड्राफ्ट की जाए और सभी देशों को ऐसे टेस्ट करने से रोका जाए। अगर स्पेस को हमें सुरक्षित रखना है तो ऐसे रूल ड्राफ्ट किए भी जा सकते हैं। तो इस तरह से बयानबाजी करना और कंसर्न दिखाना कोई राइट वे नहीं है। अगर स्पेस को लेकर वाकई आप कंसर्न्ड हो तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सभी देशों को सामने आना पड़ेगा और एक कॉमन ग्राउंड और रूल लाना पड़ेगा। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी कि बस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।